साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद वेंटिलेटर पर पहुंची विपक्ष की राजनीति को 4 राज्यों के उपचुनावों के बाद ऑक्सीजन मिलती दिख रही है। छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की 4 विधानसभाओं के उपचुनाव और पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की, यानी कि 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई है। यानी कि इन 4 राज्यों में उपचुनाव में उसका सुपड़ा साफ हो गया है। इस उपचुनाव के परिणामों से देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बता देता हूं, छत्तीसगढ़ की खेरागढ़ सीट पर कांग्रेस की यशोदा वर्मा 20,166 वोट से जीती हैं। बिहार की बोचहा विधानसभा सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान बीजेपी की प्रत्याशी से 36,653 वोटों से जीते हैं। पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट पर बाबुल सुप्रियो, जो कभी भारतीय जनता पार्टी से सांसद और केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, पाला बदलकर ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के साथ आ गए थे। उन्होंने माकपा की प्रत्याशी को हराया है। बीजेपी यहां से तीसरे नंबर पर रही है। महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी जयश्री माधव ने बीजेपी के प्रत्याशी को 18,000 वोट से हराया है। हालांकि जयश्री माधव को महाविकास अघाड़ी का पूरा समर्थन मिला था। इन तमाम सीटों के अलावा एक लोकसभा सीट का चुनाव भी बहुत चर्चा में रहा, आसनसोल का। इसलिए क्योंकि वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे, जो कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने मोदी और शाह की जोड़ी की सरपरस्ती को स्वीकार नहीं किया। पार्टी से बाहर हुए, कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़े, सफल नहीं हुए, धीरे धीरे राजनीतिक नेपथ्य की ओर जा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस का साथ मिला और वो आसनसोल सीट से सांसद चुने गए। इन 5 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बोचहा विधानसभा सीट की, क्योंकि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, यहां पर वही पार्टी जीती है जो सत्ता में शामिल है। लेकिन बिहार की बोचहा विधानसभा सीट एकमात्र सीट है जहां पर सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष यानी कि आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान जीते हैं, वो भी 36,653 वोटों से। तो स्वाभाविक है कि इस सीट की चर्चा करना जरूरी है। पहली बात, ये सीट जीतने पर सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि समय रहते तेजस्वी यादव ने वहां से विधायक जो हुआ करते थे मुसाफिर पासवान, उनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी। पिछले बार वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी से विधायक बने थे, उनको भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का समर्थन प्राप्त था। तेजस्वी यादव ने मौके पर चौका लगाते हुए समझा कि मुसाफिर पासवान के बेटे को अगर यहां से टिकट दे दिया जाता है तो उनको सहानुभूति मिल सकती है। और चुनाव परिणाम आने के बाद यह बात सटीक भी साबित हुई। 17 साल बाद आरजेडी इस सीट पर चुनाव जीती है और इतने बड़े मतों के अंतर से तो इस सीट पर कभी कोई चुनाव नहीं जीता। मीडिया ने इस सीट पर आरजेडी के जीतते ही अपना खेल शुरू कर दिया। दैनिक भास्कर जैसे पेपर ने, जिसको अब लोग निष्पक्ष मानने लगे हैं, उसने अपना आकलन करते हुए बताया कि चूंकि भूमिहार नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए भूमिहारों का बड़ा योगदान रहा इस सीट पर जिताने पर। ब्राह्मणवादी मीडिया के घटिया जातिवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखिए। यही मीडिया भूमिहारों की नाराजगी को तो जीत का श्रेय दे रही है, लेकिन मुकेश सहनी की नाराजगी का एक बार भी जिक्र नहीं कर रही, जबकि इस सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी के ही विधायक हुआ करते थे। मुकेश सहनी की पार्टी के प्रत्याशी को 29,279 वोट मिले। मतलब मुकेश सहनी की बीजेपी से नाराजगी भी इस जीत में बड़ा योगदान रखती है। लेकिन मुकेश सहनी का जिक्र करने से एक निषाद समाज के व्यक्ति का जिक्र करना पड़ता, इसलिए भूमिहारों की नाराजगी को इसको श्रेय दिया जा रहा है। पिछड़े और दलित वर्ग से आने वाले किसी जाति का विश्लेषण अगर मीडिया करता है तो निगेटिव संदर्भ में करता है, जातिवाद के नजरिए से करता है। लेकिन सवर्ण वर्ग की किसी जाति की बात करता है तो वो किसी को जिताने में उसको योगदान क्या बखान करता है। इसी ट्रैप में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती को फंसाया गया था। लगातार ये दलाल भांड कॉरपोरेट और यहां तक ये भी कह सकते हैं ब्राह्मणवादी मीडिया इन दोनों को यह समझा रहा था कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और दोनों से खूब टिकट भी ले लिए। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज नहीं था,
वो एक महज एक छलावा था। उस छलावे के चक्कर में पिछड़े और मुस्लिमों की टिकट कम करके ब्राह्मणों को टिकट दोनों पार्टियों ने बांटे। परिणाम आपके सामने है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी हो गई। तेजस्वी यादव को यहां मैं कहना चाहता हूं कि इस ट्रैप में फंसने की कोशिश मत करिएगा, किसी भी एक जाति विशेष के वजह से नहीं, बल्कि इस जीत को सत्ता पक्ष से नाराजगी, तेजस्वी यादव द्वारा लगातार सामाजिक न्याय के पक्ष में दिए जा रहे बयान, मेहनत, संघर्ष और लालू यादव के साथ ही इस सीट पर लड़ रहे अमर पासवान के प्रति सहानुभूति के रूप में देखा जाना चाहिए। मीडिया का अंडरवर्ल्ड देखिए, अमर पासवान और तेजस्वी यादव को इस जीत का श्रेय देने की बजाय भूमिहारों को इस जीत का श्रेय देने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव इस ट्रैप में फंसते हैं कि नहीं, यह आगे पता चलेगा। तेजस्वी यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो कहने को तो परिवारवाद और जातिवाद से अछूते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक न्याय पसंद लोग तेजस्वी यादव के संघर्ष, बयान और सामाजिक न्याय के पक्ष में दिए गए उनके बयानों को काफी हद तक पसंद करते हैं। दूसरी सीट शत्रुघ्न सिन्हा जहां से जीते हैं, आसनसोल सीट से। शत्रुघ्न सिन्हा लगातार भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। उन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया। ममता बनर्जी की भी इस बात में तारीफ करनी होगी कि ममता बनर्जी ने जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उन्होंने जनता को यह साबित कर दिया था कि मैं इन लोगों की तानाशाही से प्रदेश की जनता को बचा सकती हूं। भले ही उनके अंदर सामाजिक न्याय का, पाखंड विरोध का एंगल ना हो, लेकिन इतना एंगल जरूर था कि वो डट करके इस बात को जनता को समझाने में कामयाब रही कि जिस भाषा में भारतीय जनता पार्टी बोलती है उसी भाषा में जवाब देने में मैं सक्षम हूं। और सत्ता तो थी ही, इस वजह से इनके लिए चुनाव वहां जीतना बहुत कठिन नहीं था। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। तीनों लोग जब मिल जाते हैं तो एक बड़ा समीकरण हो जाता है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तो जीत वहां काफी हद तक आसान हो जाती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी किसान नेता की, पिछड़े वर्ग के हिमायती नेता की इमेज कायम किए हुए हैं और सत्ता भी है। कांग्रेस जो खैरागढ़ में चुनाव जीती है उसको भूपेश बघेल की इमेज और सत्ता की जीत के तौर पर देखा जा सकता है। इन तमाम जीत के बाद सोशल मीडिया पर जो होना था वो शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि ये तमाम सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके हारी है क्योंकि ईवीएम पर लोगों का विश्वास बना रहे कि ईवीएम सही है। पता नहीं वो सही लिख रहे हैं या गलत, लेकिन नेशनल जनमत ईवीएम की इतनी बड़ी ड्रामेबाजी से बहुत ज्यादा कभी संतुष्ट नहीं रहता है। नेशनल जनमत का हमेशा मानना है कि सामाजिक संगठनों का काम मुद्दों को उठाना और जनता को जागरूक करना, तैयार करना होता है। ईवीएम के लिए लड़ाई लड़ने का काम, असली काम विपक्ष के दलों को करना चाहिए। अगर विपक्षी तमाम सारे दल ईवीएम को लेकर इतने ही संतुष्ट हैं तो क्यों नहीं सब दल मिलकर के कह देते हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है वो अगर ईवीएम से होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लगातार चुनाव हारते चले जा रहे हैं, उसी बीच में राजस्थान का चुनाव जीत जाते हैं। मध्य प्रदेश में पहले तो सीटें ज्यादा आ ही गई थी। इसी ईवीएम के रहते हुए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाती है। जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की जीत की चर्चा करता हूं तो आप लोग कह देते हैं कि बीजेपी उनको इसलिए जिता रही है क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है। राजनीति इतनी भी आसान नहीं है जितने साधारण ढंग से आप डिफाइन कर देते हैं। खुद से सोचिए कि अगर आपको किसी एग्जाम से पहले उसका पेपर मिल जाए तो कितने बार आप पढ़ने का ड्रामा करेंगे? 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पता ही है कि हम ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं तो वो सामाजिक समीकरण साधने का, विपक्ष से कई गुना ज्यादा रैलियां करने का, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का ड्रामा क्यों करती है? अगर उसको पता है कि वो ईवीएम से जीत रही है तो उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन करती है तो क्यों वो एक एक जाति को उठा करके उसका मंत्री बनाती है? अगर ईवीएम से जीत रहे होते तो उसको जरूरत नहीं पड़ती कि हारे हुए केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बना दें, कुर्मी से 3-3 कैबिनेट मंत्री बना दें, पाल से, नाई से, तेली से, जो जाति का आप नाम ले लीजिए। बीजेपी को भी इन मुखौटों को सामने लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ईवीएम की चर्चा करने से मुझे सिर्फ इस बात पर तकलीफ होती है कि ईवीएम की चर्चा करके आप नकारे नेताओं को बाकओवर दे देते हैं। वो नेता और उनके भक्त चाहते हैं कि हार का सारा ठीकरा ईवीएम पर मढ़ दिया जाए ताकि इस बात की चर्चा ना हो कि किसने फरसा उठाया था, किसने गणेश उठाए थे, किसने शंख फूंका था, किसने ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट दिए थे और किसने सामाजिक न्याय के नाम पर
अति पिछड़ी जातियों को के वोट को लेने का प्रयास ही नहीं किया था। और ना इस बात पर चर्चा हो कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है, वहीं समाजवादी पार्टी ने अंत के 3 महीने में चुनाव लड़ा। बहुजन समाज पार्टी ने तो पता ही नहीं कब चुनाव लड़ा। तो चुनाव परिणाम जिस तरीके से आपने लड़ा उस तरीके से सामने आए। जनता अगर मूर्ख होती तो इतने सब संसाधनों के बावजूद, लालू यादव जी के जेल में रहने के बाद भी नंबर 1 पार्टी नहीं बनाती तेजस्वी यादव की, नंबर 1 पार्टी रही। वोट परसेंटेज के मामले में भी बिहार विधानसभा चुनाव के समय नंबर 1 पार्टी थी, वोटिंग परसेंटेज में भी और सीटों के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी उसके बाद थी। और अब उपचुनाव में चूंकि लगातार तेजस्वी यादव सक्रिय रहते हैं तो इस चुनाव में तमाम समीकरण साधने के बाद जनता ने उनको जितवा दिया। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम अगर आप देखें तो बेहद आशापूर्ण चुनाव परिणाम है। सरकार किसकी बनी या नहीं बनी, लेकिन इतने में ठोक करके कह सकता हूं कि जनता ने जागरूकता के साथ वोट दिया। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ था कि पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी के ज्यादा वोट निकले हों? जनता अगर जागरूक ना होती तो अखिलेश यादव के तमाम सारी घटनाओं पर न बयान सामने आए, न घर से बाहर निकले। इसके बावजूद महज 3 महीने की चुनाव कैंपेनिंग में, वो भी शहर में किसी एक जगह रथ लेकर के निकल गए, गांव-गांव इनके कार्यकर्ता गए ही नहीं। इसके बावजूद इस जनता की जागरूकता है का ही परिणाम है कि उसने 10% आपका वोटिंग शेयर न सिर्फ बढ़वाया बल्कि 63 सीटें भी आपको ज्यादा दिलवा दी। ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय के पक्ष में जिस तरीके से बेबाकी से बात रखी तो जनता ने भी उनको निराश नहीं किया। इसलिए नेशनल जनमत का यह मानना है कि ईवीएम का रोना रोना अपनी जगह है, मुद्दों को समझ करके अपनी गलतियों से सबक लेना अपनी जगह। दोनों विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। ईवीएम का रोना रोना हो तो रोइए, गलतियों से सबक सीखना हो, मुद्दों की राजनीति करना हो, क्लियर कट राजनीति करना हो कि हम आखिर किस तरफ खड़े हैं। यही विकल्प आगे की देश की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।